कब से यहाँ बैठे हो? नाश्ता नहीं करना है क्या? बाद में खाऊंगा, ये लेटर फिनिश कर लूं। तुम्हारा लेटर ठंडा नहीं होगा पर नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चलो उठो। मैंने कहा ना बाद में करूंगा, तुम जाओ। सॉरी रूपाली, मैं थोड़ा सा परेशान हूं। यहां की लोकल पुलिस ने हद कर रखी है। वो लोग अपनी ड्यूटी भूल गए हैं, इसलिए अपने सीनियर्स को लेटर लिख रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके। देवेन शाह जामनगर गुजरात की सीआईडी ब्रांच में असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत देवेन को पता चला था कि जामनगर की लोकल पुलिस उस इलाके के एक सेठ को प्रोटेक्ट कर रही थी जो चरस और अफीम का धंधा कर रहा था। पुलिस की शय मिलने से उस इलाके में नशीली दवाओं का कारोबार बढ़ने लगा था, जो देवेन शाह जैसे ईमानदार आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए देवेन शाह ने सीआईडी में अपने सुपीरियर्स को इत्तला करने का फैसला किया था। उसे उम्मीद थी कि कुछ न कुछ जरूर होगा, मगर जो हुआ वो उसकी उम्मीद से भी परे था। इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता हूं। चलो हमारे साथ, बड़े साहब ने बुलाया भी। चलो। लेकिन क्यों? वो बड़े साहब से ही बोलना। चलो। देखो मैं सीआईडी में ऑफिसर हूं, तुम लोग मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। अरे हमको मालूम है तुम कौन हो। ये हमारे पास भी वारंट है। ये वारंट नहीं, दिखा। सुनिए, आपसे कोई गलती हुई होगी। इनके नाम का वारंट कैसे हो सकता है? भगवान है क्या? ये भगवान है? लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे तुमको जो कुछ बोला हमारे बड़े साहब को बोला, हमको मत बोलो। चलो। ये मुंह क्या रखता, चलना लेके। मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए। रूपाल को फिक्र मत करना, मैं इनके सुपीरियर से बात करूंगा। मैं अभी आ रहा हूं, ये लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते। सुनिए तो। देखो तुम मुझे साथ बदतमीजी से बदमाश मत छोड़ो। देवेन को लोकल पुलिस अपने साथ ले गई। रूपाली बेबसी अपने पति को जाते देखती रही और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। छोड़ो, देखो मेरे साथ तमीज से पेश आओ, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। अरे तुझे बहुत पता है ना मुजरिमों के बारे में। हमारे खिलाफ शिकायत करते कि हम बेईमान हैं। हाँ की है शिकायत, और तुम्हारे बड़े साहब को भी बताऊंगा। मुझे छोड़ो, मुझे तुम लोग सर देखिए सर, ये लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं सर? मुझे यहाँ उठा के क्यों लाए सर? आप समझाइए इनको, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आवाज नीचे कर। गुजरात में एक महात्मा पैदा हुआ है, दूसरा बनने की कोशिश मत कर। इसे ले जाओ जल्दी। लेके जाओ इसको। तुम सब लोग मिले हुए हो। तुम सबके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। एक-एक को देख लूंगा मैं। इसे चौकी ले जाओ और जो कुछ करना है वहीं करो। जाओ जल्दी जाओ। यस सर। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग के खिलाफ शिकायत करूंगा मैं। दूसरी तरफ देवेन की पत्नी रूपाली बेहद परेशान थी। वो रात भर अपने पति के लौटने का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आया। वक्त बीता जा रहा था और देवेन का कुछ पता नहीं चल पाया था। रूपाली की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पिता मणि भाई को फोन कर इस बात की सूचना भी दे दी थी। उसे डर था कि पुलिस वाले देवेन को कुछ कर न बैठे। क्यों बे? सीआईडी को हमारे खिलाफ लेटर लिखता है, हम पुलिस वालों को हमारी जेल बंद करेगा? हाँ, तुझे क्या लगा? तुझे क्या लगा? हम सीआईडी से डर जाएंगे? डर जाएंगे क्या? देखो तुम लोग गलत काम कर रहे हो, इसलिए ये मेरा फर्ज है। तू फर्ज सिखाएगा हमें? तू हमें फर्ज सिखाएगा? खुद को देख, खुद को देख। खुद मुजरिम है और तुझे मालूम है ना पुलिस मुजरिम के साथ क्या करती है? क्या करती है छोड़ दो मुझे। क्यों? घर जाना है? घर वाली बहुत परेशान हो रही होगी ना, है ना? परेशानी हम दूर कर देते हैं सर। हेलो, हेलो देवेन, हेलो, 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 हेलो।
अरे वो तो बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो हेलो। पति की चिंता हो रही है क्या? चिंता क्यों करती हो? हम हैं ना। चिंता दूर करने के लिए कौन बोल रहा है? हाँ? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आ जाए क्या? आंखें दिखा रहा मुझे? आंखें निकाल कर रख दूंगा, समझा? हम सादी वर्दी वालों से नहीं डरते, यहाँ खाकी वर्दी का राज चलता है, समझा? अब जो कुछ भी बिगड़ेगा ना, तेरा ही बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, समझा? अरे सर जी आप? तो ये है देवेंद्र शाह। रूपाली, तू घबरा मत, वो कोई आम आदमी थोड़ा ही है, सीआईडी में है, देख कुछ नहीं होगा उसे। बापू रात भर घर नहीं आए। उसके ऑफिस वालों ने बात नहीं की? मैंने सबको फोन किया था, उन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, पर मैं जानती हूँ वो कुछ नहीं करेंगे। आज देवेंद्र की ईमानदारी ही उनके आड़े आ रही है। तू चिंता मत कर, आ जाएगा वो, पुलिस वाले उसको छू भी नहीं सकते। देवेंद्र शाह की पत्नी आप ही हो? हाँ। आपके पति देवेंद्र शाह ने पुलिस चौकी में आत्महत्या कर ली है। नहीं, 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 आप झूठ बोल रहे हैं। बाबू, बाबू झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप झूठ बोल रहे हैं। देवेंद्र आत्महत्या नहीं कर सकता। बाबू क्या बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। बेटी, सब झूठ बोलते हैं। रूपाली। रूपाली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका ईमानदार और बहादुर पति आत्महत्या कर सकता है। उसे पूरा पूरा शक था कि पुलिस के हाथों ही देवेंद्र की हत्या हुई थी। पर कारण जो भी हुए हों, हकीकत यही थी कि वो अपने पति को हमेशा के लिए खो चुकी थी। हिम्मत रख बेटी, भगवान की मर्जी के आगे। नहीं बापू, ये भगवान ने नहीं किया। उन लोगों ने मेरे पति को मारकर उसे आत्महत्या का नाम दे दिया। इनके जैसा आदमी किसी भी कीमत पर अपनी जान नहीं ले सकता। वो पुलिस वाले ही मेरे पति के हत्यारे हैं और मैं उन्हें सजा दिला कर रहूंगी। हाँ बेटी, ऐसा ही होगा। रूपाली शाह ने फैसला कर लिया था कि वो पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी। उसके पिता मणि भाई उसे लेकर जामनगर के एक नामी वकील कांतिलाल दवे के पास पहुंचे, जो इस आरोप के बारे में सुनकर हैरान हो गए। नहीं नहीं भैया, आप मुझे समझ लेने दीजिए। रात को 1:30 बजे के करीब पुलिस आपके पति को पकड़ के ले गई और सुबह आपको इन्फॉर्म किया गया कि आपके पति ने वहां पर सुसाइड कर लिया। जी,
और आपको शक है कि पुलिस ने ही आपके पति को मारा है। मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है उन्हें टॉर्चर किया गया। और लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी किसी चोट का जिक्र नहीं किया गया सिवाय गोली के निशान के, जो दाईं कनपट्टी की तरफ लगी थी, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज। लेकिन दीपन के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो आत्महत्या करता। हत्या की कोई वजह होनी चाहिए। यहाँ की पुलिस बेईमान है, ये पता था उन्हें। मतलब? वो जानते थे कि कुछ पुलिस वाले यहाँ के गैर कानूनी कामों को बढ़ावा दे रहे हैं, और उन्होंने अपने सुपीरियर को लेटर भी लिखा था। लेटर? कहाँ है वो लेटर? पता नहीं, ऑफिस में दे दिया होगा। लेकिन वो लेटर बहुत जरूरी है, उसका बिना पर हम केस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कांतिलाल दवे ने ये बात साफ कर दी थी कि उस खत के बिना हत्या की वजह का साबित होना मुश्किल था। रूपाली ने सीआईडी ऑफिस से उस खत के बारे में फौरन मालूम करना चाहा, मगर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। ये बात साफ हो गई थी कि मामले को दबाने के लिए लोकल पुलिस का दबाव था। कुछ न पता चलने के कारण रूपाली निराश हो रही थी, पर उसने तब भी हिम्मत नहीं हारी। बेटी, तुम्हें यकीन है कि वो लेटर यही होगा? हाँ बापू, हो सकता है। देवेन हमेशा लेटर लिखते वक्त कार्बन लगाते थे। फिर तो कार्बन कॉपी यही होनी चाहिए। हो सकता है। बापू, सर। क्या है? चैन से खाने तो दे। साहब, खाना पीना तो हराम हो गया है समझो। क्या बक रहा है? क्या हुआ? साहब, देवन शाह की पत्नी ने हमारे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। किस बात का मुकदमा? वो कहती है कि देवन शाह की हत्या हुई है। और वो हमने की है, साबित कैसे करेगी? तू फिक्र मत कर। जामनगर पुलिस चौकी। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे सर जी, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। सुसाइड केस है, कुछ नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने उसे मारा पीटा भी तो था। आप सेठ जी 2-4 थप्पड़ ही तो मारे थे ना, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थप्पड़ के तो निशान आने वाले नहीं थे, सो नहीं आए। आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा सेठ जी। हाँ जी जी, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। दूसरी तरफ रूपाली शाह की याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली थी और सीबीआई को देवेन शाह की मौत जांचने के आदेश भी दे दिए थे। लेकिन ये जांच समय पर शुरू नहीं हुई। किसी न किसी बहाने मामला टलता गया और रूपाली की बेचैनी बढ़ती गई। उधर सब इंस्पेक्टर राजन भट्ट के मन से ये डर मिटने लगा था कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। जय श्री कृष्ण कांतिलाल। अरे आप इतने बड़े वकील होकर ऐसी केस लेते हैं? इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, समझा देता हूं मैं। नतीजा कभी ना कभी तो निकलेगा ही, और अगर नतीजा बुरा निकला तो बुरा ही होगा। चल। पर रूपाली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कोर्ट से सीबीआई जांच शुरू करवाने की फिर से मांग की। रूपाली की लगातार कोशिशों से आखिरकार सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई। सीनियर ऑफिसर दिग्विजय प्रताप को इस केस की तहकीकात का काम सौंपा गया। उन्होंने बारीकी से मामले की पूछताछ करनी शुरू की। अमरेंद्र दत्त, जामनगर पुलिस स्टेशन। जी साहब। तुम्हें मालूम था कि देवन शाह सीआईडी में असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर थे? जी। फिर भी तुमने उनके साथ बदसलूकी की। नहीं सर, हम लोग तो बहुत ठीक से पेश आए थे सर। हमने कोई बदतमीजी नहीं की थी सर। और भट्ट साहब ने उनको चाय भी पूछी थी साहब। देवन शाह ने तुम लोग के खिलाफ
अपने डिपार्टमेंट में लेटर लिखा था, तुम्हें मालूम था? जी हमें मालूम हुआ था, मगर बाद में सर। बाद में? बाद में कब? उसको उठा के लेके जाने के बाद में या उसको मारने के बाद? सर आप हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन पर एफआईआर दर्ज थी और हमने उन्हें बाइज्जत गिरफ्तार करके लेके गए थे सर। वो तो खुद अपनी करनी पे पछता रहा था सर, और बदनामी भी हो गई थी, इसलिए बेचारे ने। अच्छा आदमी था सर। उस रोज क्या हुआ था? सर मैं उनको लेकर बाथरूम गया और मैं दूर खड़ा हो गया था सर। फिर क्या हुआ? तभी मैंने गोली चलने की आवाज सुनी सर, और मैं बाथरूम की तरफ भागा। तुमने वो रिवॉल्वर वहां से क्यों उठाई? जी मैंने नहीं, हेड कांस्टेबल अमरेंद्र ने उठाया था सर, मैंने नहीं उठाया था। यह हादसा कितने बजे हुआ था? सर सुबह 7:30 बजे हुआ था। 7:30 बजे? जी हाँ सर। उस दिन तो तुम्हारी नाइट ड्यूटी थी, तुम वहां पे 7:30 बजे क्या कर रहे थे? जी सर, देवेन शाह सीआईडी ऑफिसर थे ना, तो उनका ख्याल रखने के लिए मैं सर सुबह तक रुका था सर। ठीक है, तुम जाओ और हेड कांस्टेबल को अंदर भेजो। यस सर। 7:30 बजे। अब घबराइए मत, मुझे पूरी उम्मीद है फैसला हमारे हक में जाएगा। बुलाया। देवेन शाह की बॉडी को सबसे पहले तुमने देखा था? जी। और वो रिवॉल्वर तुमने उठाई थी? जी। मगर क्यों? सर वो पानी में पड़ी हुई थी और फिंगरप्रिंट्स तो सब मिट ही गए थे। मैंने सोचा वो खराब हो जाएगी। सर्विस रिवॉल्वर था ना साहब। ठीक है, तुम जाओ। सीबीआई इंक्वायरी के बाद ये बात तो साबित हो गई कि देवेन शाह की मौत पुलिस की हिरासत में हुई। क्या हुआ बे? मगर वो एक हत्या थी, ठीक है ना? ये साबित नहीं हो पाया। ताज्जुब की बात तो ये थी कि सीनियर ऑफिसर दिग्विजय प्रताप को लगभग यकीन होने के बावजूद कि वहां की लोकल पुलिस ने ही देवेन शाह की हत्या की थी, किसी ठोस सबूत के ना होने के कारण उनके हाथ बंधे हुए थे। पर फिर भी उनकी कोशिशों की वजह से जामनगर पुलिस स्टेशन के उन तीनों अफसरों को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का दोषी पाया गया। सब इंस्पेक्टर राजन भट्ट का वहां से तबादला कर दिया गया। हेड कांस्टेबल अमरेंद्र सिंह को प्रमाण के साथ छेड़खानी करने का दोषी पाया गया और उसे निष्कासित कर दिया गया। कांस्टेबल किशन लाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वो आदमी था कौन जो पुलिस स्टेशन में उस रात आया था, जिसे देखकर देवेन चौंका था, जिसे वहां की लोकल पुलिस सेठ कह के बुलाती थी? ये पता ही नहीं चल पाया। दूसरी तरफ सरकार ने अंतरिम राहत के तौर पर रूपाली शाह को 2 लाख रुपए की राशि अदा की, जो कि सरकारी बैंक में निवेश किए गए, जहां से हर महीने उन्हें एक तयशुदा राशि मिलने लगी। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है उस 28 वर्षीय रूपाली के दुखों का, जिसने अपनी तकदीर से एक अच्छा पति और वैवाहिक सुख मांगा था। लेकिन उसकी जिंदगी की हकीकत ये थी कि उसके हाथों में मुआवजे की वो किश्त आई, जो हर महीने उसे गुजरे हुए मनहूस हादसे की याद दिलाती थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरी खबर मिलने तक रूपाली ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। ये भी जिंदगी की अजीब हकीकत है। आज रूपाली उसी तरह सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, जिस तरह कभी उसके पति देवेन ने लड़ी थी। गुजरात के उस छोटे से गांव जामनगर में, जो महात्मा गांधी की भूमि है, वहां नायक जरूर बदल गए हैं, मगर सत्य और न्याय की जंग आज भी जारी है।